हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ डॉक्टर सरिता। स्टूडेंट्स, आज हम लोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट विटामिन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको हम फॉलिक एसिड के नाम से जानते हैं। ये स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट विटामिन है, जो कि अगर इसकी कमी हो जाती है तो अनेक प्रकार के रक्त से संबंधित हेमोग्लोबिन से संबंधित बीमारी हो जाती है। गर्भावस्था में तो ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण विटामिन होता है। चलिए हम फॉलिक एसिड यानी कि विटामिन बी 9 के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, विटामिन जो बी 9 है उसको हम फॉलिक एसिड कहते हैं। फॉलिक एसिड को और विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे कि इसको फॉलिक एसिड तो कहते हैं, इसको फोलेसिन कहते हैं, फॉलेट कहते हैं। ठीक है, ये तो अभी के पॉपुलर नाम है। अभी मोस्टली सबसे ज़्यादा हम फॉलिक एसिड के ही नाम से जानते हैं, लेकिन जब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसे समझ रहे हैं तो इसका हमें और अन्य नाम भी जानना आवश्यक होता है, जैसे कि फॉलेसिन है ना, फॉलेट या विटामिन बी 9। इससे हम और इसे पीछे का इतिहास देखें तो जब इसकी खोज हुई थी तब इसे और भी अन्य नामों से जाना जाता था। इसको टेराइल ग्लूमेटिक अम्ल भी कहते थे। क्या टेराइल ग्लूमेटिक अम्ल कहते थे, फिर विटामिन एम कहते थे, विटामिन अल्फा कहा जाता था, विटामिन बी कहा जाता था। इसको अन्य विभिन्न नामों से हम जानते थे, परंतु अभी सिर्फ हमें फॉलिक एसिड के नाम से पॉपुलर है, फॉलेट के नाम से पॉपुलर है, फॉलिसिन के नाम से पॉपुलर है, और विटामिन बी 9 तो है ही है। इसकी खोज कब हुई? इसकी खोज विल्स ने की 1934 में। जो उन्होंने एक रिसर्च कर रहे थे, और वो उन्होंने देखा कि खमीर में जो यीस्ट में पाए जाने वाला एक तत्व है जो कि माइक्रोसिटिक अनीमिया के उपचार में उपयोगी है। ठीक है, इसी तरह से 1945 में इस तत्व को, जो माइक्रोसिटिक अनीमिया के उपचार के लिए आवश्यक बताया गया, उस तत्व को नाम दिया गया फॉलिक एसिड, है ना। फॉलिक एसिड के नाम से उसको पहचाना गया। कब? 1945 में। किसने? तो विल्स ने सबसे पहले इसकी खोज करी। ठीक है, अब हम इसके प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। इसकी क्या प्रॉपर्टीज है? तो ये पीले रंग का रवेदार पदार्थ है, यानी कि दानेदार पदार्थ है, इसमें रवा है, जो कि जल में अल्प घुलनशील है तथा सोडियम लवण में यह घुलनशील है, यानी कि सोडियम नमक लवण यानी कि साधारण जो नमक होता है उसमें यह घुलनशील है। अम्ल प्रकाश के प्रति अस्थिर है, यानी कि उससे वो इफेक्ट पड़ता है। अम्ल प्रकाश के प्रति अस्थिर है, यानी कि वो प्रभावित होता है। अम्ल और प्रकाश में यह इसका नाश हो जाता है, नष्ट हो जाता है। लेकिन ये ताप के प्रति, हीट के प्रति यह क्या है? स्थिर है। हीट का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सूर्य के प्रकाश द्वारा यह निष्क्रिय हो जाता है, यानी कि यह नष्ट हो जाता है। ये जो भोज पदार्थ में ग्लूमेटिक अम्ल के रूप साथ मिलकर पाया जाता है। यह भोज पदार्थों में ग्लूमेटिक अम्ल के साथ मिलकर पाया जाता है, यानी कि ग्लूमेटिक अम्ल और फॉलिक एसिड साथ साथ पाए जाते हैं। इसकी ऐसी प्रॉपर्टीज है। या अब ये देखते हैं हम, ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक को हम टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड कहते हैं। क्या कह रहे हैं? एक को हम टेट्राहाइड्रोफॉलिक अम्ल। ठीक है, ये टेट्राहाइड्रोफॉलिक अम्ल क्या है? तो ये स्वतंत्र रूप से ये पाया जाता है, इसको स्वतंत्र फॉलिक अम्ल भी कहते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा संयुग्मी फॉलिक एसिड है। संयुग्मी हमने पढ़ा था ना फैट वाले चैप्टर में, प्रोटीन वाले चैप्टर में, कि संयुग्मी वसा, संयुग्मी प्रोटीन। तो संयुग्मी क्या है? इसमें अन्य पदार्थ शामिल हैं। दो पदार्थ तो एक एक तो अपना है ही, एक फॉलिक एसिड है ही, दूसरा अन्य पदार्थ भी शामिल है। जैसे कि इसमें जो संयुग्मी फॉलिक एसिड है, इसमें फॉलिक एसिड के साथ क्या है ना, मिला हुआ है? ग्लूटेनिक अम्ल मिला हुआ है। क्या मिला है? ग्लूटेनिक अम्ल मिला है, और संयुक्त रूप से क्या बना रहे हैं? फॉलिक एसिड बना रहे हैं, जिसको कि कहा जाता है फॉलिक अम्ल पॉलीग्लूटामेट्स। इसको क्या कह रहे हैं? फॉलिक अम्ल पॉलीग्लूटामेट्स के नाम से हम जाने जाते हैं। किसको? संयुग्मी फॉलिक एसिड को। और एक है टेट्राहाइड्रोफॉलिक अम्ल, टेट्राहाइड्रोफॉलिक अम्ल जो कि स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। तो इस प्रकार दो प्रकार के फॉलिक एसिड है, एक टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड और दूसरा संयुग्मी फॉलिक एसिड। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं इसके फंक्शन क्या है। कार्य, फॉलिक एसिड के फंक्शन। फॉलिक एसिड सबसे पहले ये क्या करता है? ये हमारे जो ब्लड में हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है उसके लिए अति आवश्यक है। ठीक है, इसीलिए ये गर्भावस्था में इसकी विशेष आवश्यकता होती है। इसकी गर्भावस्था में रिक्वायरमेंट जो है, साधारण जो
वीमेन होगी, औरतें होगी, उससे डबल हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि रक्त से ही तो हमारे शरीर में जो डेवलपमेंट, बच्चों का विकास होता है, अन्य अंग वगैरह बनते हैं। तो फॉलिक एसिड विटामिन B12 के साथ मिलकर अस्थि मज्जा में लाल रक्त कण के निर्माण में और उसके परिपक्वता में ये सहायक है। मैच्योर जब होता है रेड ब्लड सेल तो उसकी परिपक्वता में सहायक है। किसके साथ मिलकर और कहाँ बन रहा है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारे शरीर में लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है और कहाँ परिपक्व होता है। तो अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणों का निर्माण होता है, बोन मैरो जिसको कहते हैं, है ना। और क्या होता है, फॉलिक अम्ल उसको रेड आरबीसी को निर्माण में क्या करता है, परिपक्वता में सहायक होता है। तो आप देखिए कि फॉलिक एसिड का निर्माण फॉलिक अम्ल विटामिन B12 के साथ मिलकर क्या कर रहा है, अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण कर रहा है और उसको परिपक्व कर रहा है, उसको मैच्योर कर रहा है। ओके, ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद फॉलिक एसिड का और क्या काम है, तो ये रक्त में पारफीरिंग रिंग बनाने में सहायता करके, पारफीरिंग रिंग क्या करता है, हीमोग्लोबिन के अणु बनाता है। पारफीरिंग रिंग जो है वो हीमोग्लोबिन के अणु बनाता है। आप देखेंगे पूरे जितने भी कार्य हैं फॉलिक एसिड के, वो रक्त और ब्लड से ही रिलेटेड है, हीमोग्लोबिन से ही रिलेटेड है ना। हमारे शरीर में रक्त ही नहीं रहेगा तो हम क्या कर पाएंगे, क्या हम आज सर्वाइव कर पाएंगे? हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए फॉलिक एसिड काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है हमारे स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फॉलिक एसिड का दूसरा क्या काम कर रहा है, ये पेरिफेरिंग रिंग का निर्माण कर रहा है और जिससे क्या होता है, हीमोग्लोबिन का अणु बनते हैं, है ना। उसके बाद हम देखते हैं फॉलिक अम्ल और क्या कर रहा है, तो फॉलिक अम्ल प्यूरिन तथा मिथ्योनिन एवं पायरिडक्सिन श्रृंखला के संश्लेषण में सहायक है। संश्लेषण यानी कि सिंथेसिस, ये बना रहा है। फॉलिक अम्ल क्या कर रहा है, प्यूरिन एक प्रोटीन है, मिथ्योनिन भी प्रोटीन है, पायरिडक्सिन श्रृंखला के संश्लेषण में सहायक रूप से कार्य करते हैं। फिर ये क्या कर रहा है, ये लैक्टोबैसिलस कीसी, ये कीसी है, अलग अलग है इसमें, आप ऐसे की और सी, लैक्टोबैसिलस कीसी नामक जीवाणु के लिए आवश्यक है पता। और ये जीवाणु क्या है, लैक्टोबैसिलस कीसी क्या क्या जीवाणु है, लाभदायक जीवाणु है जो कि हमारे आंतों में पाचन के लिए आवश्यक है। लैक्टोबैसिलस कीसी नामक जीवाणु हमारे आंतों में के लिए एक लाभदायक बैक्टीरिया है, जीवाणु है, जो कि क्या करता है, यहाँ पे हाथों लिखा हुआ है, बाय मिस्टेक ये हो गया है, आंत होगा, है ना, आंतों से संबंधित होता है। लैक्टोबैसिलस जीवाणु आंतों से संबंधित होता है जो कि पाचन के लिए अति आवश्यक होता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो यह कोशिका विभाजन के समय अति आवश्यक होता है। जब बच्चे का आगे लिखा हुआ है जैसे गर्भावस्था और विकास अवस्था, विकास की अवस्था में हमारे सेल का डिवीजन होता है, गर्भावस्था में तो हमारे सेल का बहुत सबसे ज़्यादा डिवीजन होता है। एक सेल से ही तो बच्चे का निर्माण होता है, तो गर्भावस्था में सेल डिवीजन होता है और इस सेल डिवीजन के लिए क्या है, फॉलिक एसिड अति आवश्यक है। हम आगे एक और आपका वीडियो बनाएंगे जिसमें हम देखेंगे कि फॉलिक एसिड से कौन सी भयानक भयानक बीमारी बच्चों में हो जाती है, जिसको कि एनटीडी के नाम से प्रचलित है। इसमें ऐसी बीमारियां हैं जिसमें जो अगर बच्चों को हो जाती है तो बच्चा सरवाइव कर ही नहीं सकता है, बहुत ही रेयर होती है, बट अगर हो जाती है तो बच्चे सरवाइव नहीं करते हैं। फिर क्या काम है फॉलिक एसिड का, यह न्यूक्लियो प्रोटीन के निर्माण में सहायक है। हम न्यूक्लियो प्रोटीन आप समझते हैं क्या है, हमने प्रोटीन वाले चैप्टर में पढ़ा था, तो न्यूक्लियो प्रोटीन के निर्माण में सहायक है। अब हम देख लेते हैं फॉलिक एसिड की कमी। फॉलिक एसिड की कमी से क्या हो रहा है, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया हो जा रहा है। मेगालोब्लास्टिक अनीमिया में क्या होता है कि मेगालोब्लास्टिक अनीमिया में आपका क्या होता है, आरबीसी का आकार बढ़ जाता है, जिससे क्या हो रहा है, वो ब्लास्ट हो जा रहा है, और ब्लास्ट हो जाएगा आरबीसी तो क्या होगा, हमारे शरीर में खून की कमी हो जाएगी। ठीक है, ये तो रहा मेगालोब्लास्टिक। उसके बाद दूसरा डिजीज है जो कि फॉलिक एसिड की वजह से हो रहा है, वो क्या है, एनटीडी, इसको न्यूट्रल ट्यूब डिफेक्ट कहते हैं। यह एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो कि बच्चों में जब माता गर्भ धारण करती है उसके 1 महीना के अंदर ही हो जाता है, गर्भ धारण के 1 महीना के अंदर ही हो जाता है। लोगों को पता ही नहीं चल पाता है कि कब उन्हें एनटीडी हो गया। ठीक है, और जब पता चलता है तो काफ़ी देर हो चुकी होती है। तो इसमें क्या होता है, गर्भ में जो शिशु होता है उसका मस्तिष्क और स्पाइनल कोड प्रभावित होती है। क्या प्रभावित होता है, मस्तिष्क और स्पाइनल कोड।
एनटीडी होती है वो 3 प्रकार की, एनटीडी में 3 प्रकार की बीमारियों को मोस्टली हम देखते हैं। एक है क्रेनियोरिचेसिस, एक पहले ही बीमारी है जो क्रेनियोरिचेसिस है, दूसरा हम कहते हैं एनेसेफेली और तीसरा स्पाइनल बिफिडा। ये 3 प्रकार की बीमारियां हैं जो कि एनटीडी के वजह से हो जा रही है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की वजह से हो रही है। इसको हम एक और क्लास लेंगे जिसमें आपको एनटीडी विस्तार पूर्वक समझाया जाएगा कि एनटीडी हो तो रही है फॉलिक एसिड की वजह से, लेकिन कैसे हो रही है, क्या रीज़न है, शरीर में हमारा क्या कमी हमारे शरीर में हो जा रही है कि एनटीडी हो जा रहा है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही समझ लीजिए कि फॉलिक एसिड की कमी से क्या हो रहा है, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया हो रहा है, जिसमें कि हमारे आरबीसी का आकार बढ़ जा रहा है और ब्लास्ट हो जा रहा है, और ब्लास्ट होने की वजह से हमारे शरीर में खून की कमी हो जा रही है। और दूसरा क्या हो रहा है, एनटीडी हो रहा है। एनटीडी किसको होता है, जो कि माता गर्भ धारण करती है, तो गर्भ धारण के 1 महीने के अंदर ही ये बीमारी हो जाती है, ठीक है, जिसमें कि बच्चे का मस्तिष्क और स्पाइनल कोड प्रभावित होता है। मस्तिष्क में जो होता है ना, जो इस हमारे जो ये एक ट्यूब होती है जिसको कि न्यूरल ट्यूब कहते हैं, न्यूरल ट्यूब होते हैं हमारे शरीर में। तो जब बच्चा जब माता गर्भ धारण करती है और बच्चे का जब सेल डिवीजन होता है, तो न्यूरल ट्यूब जो होता है उसी में डिफेक्ट आ जाता है। उस न्यूरल ट्यूब का एक भाग होता है जो कि हमारे स्पाइनल कोड बनाता है, और दूसरा जो सिरा होता है वो मस्तिष्क के निर्माण के लिए होता है। तो मस्तिष्क का ही निर्माण नहीं हो पाता है, तो उसमें ही डिफेक्ट आ जाती है। वो कैसे डिफेक्ट आ रही है, इसको हम नेक्स्ट जो वीडियो है नेक्स्ट क्लास में समझने का प्रयास करेंगे। तो आज समझ लीजिए कि फॉलिक एसिड की कमी से ये 2 बीमारियां बहुत भयंकर रूप से होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि फॉलिक एसिड की अगर अधिकता होगी तो क्या होगा। फॉलिक एसिड की अगर अधिकता होगी तो हमारे शरीर में विष बन जाएगा, टॉक्सिस बन जाएगा, जो कि आप समझते हैं कि अगर विष बनता है तो हमारे लिए कितना हार्मफुल है। अब आप देख लीजिए कि फॉलिक एसिड कहाँ मिलता है, उसके क्या स्रोत होते हैं। फॉलिक एसिड सबसे ज़्यादा खमीर में, यकृत में और पालक में मिलता है, अंडे में मिलता है। क्या सूखी अमीर या सूखी खमीर, यकृत, पालक, अंडा इसके उत्तम स्रोत है। इसके अलावा मेथी, पुदीना, मतलब जितने भी हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, साबुत अनाज, अंकुर, है ना, और ये इसके अच्छे स्रोत हैं, फॉलिक एसिड के अच्छे स्रोत होते हैं। आप देखते हैं इसकी डेली रिक्वायरमेंट्स क्या हो रही है। तो एज वाइज अगर हम देखें तो इसकी डेली रिक्वायरमेंट्स 0 से जो घर में बच्चा है वो उससे लेके 6 महीना माह तक के बच्चे को 25 ग्राम फॉलिक एसिड की रिक्वायरमेंट्स होती है। कितनी, 25 माइक्रोग्राम, ठीक है। और 7 से 12 वर्ष के बालक के लिए चाहिए 50 से 100 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड की रिक्वायरमेंट्स है। उसी तरह एडल्ट की बात करें तो 100 माइक्रोग्राम, और प्रेगनेंसी में सीधे डबल से भी ज़्यादा हो जाता है। लेक्टेशन में, प्रेगनेंसी में कितना हो रहा है, 300 माइक्रोग्राम हो रहा है, लेक्टेशन में 150 माइक्रोग्राम। तो आप देख रहे हैं प्रेगनेंसी में हमें फॉलिक एसिड की कितनी आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए जो भी महिला प्रेग्नेंट होती है, कंसीव करती है, तो उसको तुरंत डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। डॉक्टर उसको एग्जामिन करते हैं और तुरंत उनको 1 सप्ताह के अंदर ही फॉलिक एसिड की और कैल्शियम की टैबलेट चला दी जाती है, ताकि उनके शरीर में फॉलिक एसिड की कमी ना हो। और आप देख ही रहे हैं कि फॉलिक एसिड की कमी होती है तो उसे गर्भ में जो बच्चा होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, कितनी भयंकर बीमारी होती है। हम नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। अब देख लीजिए कि फॉलिक एसिड का क्या हो रहा है, अवशोषण, संग्रह तथा उत्सर्जन किस प्रकार से हो रहा है। फॉलिक एसिड का जो अवशोषण होता है वो कहाँ हो रहा है, वो छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है ना, छोटी आंत में होता है। और सर्वाधिक कहाँ संग्रहित होगा, तो वो संग्रहित होता है यकृत में, और मैक्सिमम 250 माइक्रोग्राम संग्रहित होगा। उससे ज़्यादा रहेगा तो ये संग्रहित नहीं होगा, क्योंकि और मूत्र द्वारा ये विसर्जन हो जाता है। 250 माइक्रोग्राम से ज़्यादा हमारे शरीर में फॉलिक एसिड संग्रह नहीं हो सकता है। तो ये हमारा फॉलिक एसिड से जुड़ा चैप्टर, आपको जो इसकी डिजीज़ है, क्या बीमारी हो रही है, इसकी ज़्यादा होता है तो क्या हो रहा है, और इसके स्रोत क्या हैं, पाचन, इसका संग्रह किस प्रकार से हो रहा है, अवशोषण किस प्रकार से हो रहा है, इसको कितने नामों से हम जान रहे हैं, इसका हमने आज इस क्लास में डिस्कस किया। आई होप आप लोग को क्लास समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।